हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2016 रिलीज्ड हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है द हाउस ऑफ डार्कनेस। इस गाने की शुरुआत होती है 1957 के हैलोवीन के रात से, जहां हम कुछ छोटे बच्चों को देखते हैं एक घर के सामने खड़े यही डिस्कस करते हुए कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। तो बच्चे तो पहले ही डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन बाकी दो बच्चे हिम्मत जुटाते हैं और दरवाजे पे नॉक करते हैं। सरप्राइजिंगली दरवाजा खुला हुआ था, तो वो बच्चे भी अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों अंदर कदम रखते हैं, पीछे से दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और अंदर से हमें सुनाई देती है एक भयानक चीख उन बच्चों की। अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं 2014 में। सेम प्लेस सेम हाउस, बस दिन के उजाले में अब यह घर उतना भयानक नहीं लग रहा था। हमें पता चलता है उसी घर में अब एक नया परिवार शिफ्ट किया है। ब्रायन, उसकी पत्नी कैली और उनकी बेटी सैरा। शिफ्टिंग के पहले दिन ही उनका नेबर क्लार्क और एलन उन्हें एक पाई गिफ्ट देकर अपनी कम्युनिटी में वेलकम करते हैं, जो जेस्टर ब्रायन और कैली दोनों को ही बहुत पसंद आता है, स्पेशली ब्रायन को। वो तो एलन से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। वो इतनी खूबसूरत थी, अट्रैक्टिव थी कि ब्रायन एक तक उसे देखता रहता है। उसे ख्याल ही नहीं रहता कि वहाँ उसकी पत्नी भी खड़ी है। उधर अगले सीन में हमें पता चलता है कि वो लोग अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए ही मेन सिटी से इतनी दूर इस छोटे से शहर में शिफ्ट किया था। उनके बीच कई तरह के डिफरेंसेस है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिन्हें रिजॉल्व करने के लिए ही वो लोग शहर में अपना काउंसलिंग भी करवा रहे थे और अपने डॉक्टर के सजेशन से ही यहाँ पर आने का डिसीजन लिया था उन्होंने। लेकिन साथ में उस डॉक्टर ने उन्हें यह भी कहा था कि इस तरह के प्रॉब्लम्स उनके इंटेंशनल एफर्ट्स के बिना सॉल्व नहीं हो सकता। उन्हें एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहना होगा और खुद के साथ भी, जिसके लिए वो लोग एक डिजिटल डायरी मेंटेन कर सकते हैं। जो उनके मन में चल रहा है, एक दूसरे से कह नहीं पा रहे, उसे अपने अंदर कैद ना रख के एक वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए कन्फेस कर सकते हैं। इससे वो लोग लाइट फील करेंगे और उनके रिश्ते को भी एक और चांस मिलेगा। ये आइडिया ब्रायन और कैली दोनों को ही पसंद आया था, तो नए घर में सेटल करने के कुछ दिन बाद से ही दोनों अपना अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, एक जर्नल की तरह। कैली के वीडियो से हमें पता चलता है कि वो असल में एक मसाज थेरेपिस्ट है, जिसे हर तरह के मेल एंड फीमेल क्लाइंट्स को हैंडल करना पड़ता है। लेकिन ब्रायन को ये बात पसंद नहीं आती, वो जलता है। उसे लगता है कि कैली ये सब अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रही है, क्योंकि इससे तो कोई रियल मनी आता ही नहीं। उसका क्या ही कंट्रीब्यूशन है? आज तक अपनी फैमिली के लिए सारे सैक्रिफाइसेस तो सिर्फ ब्रायन ने ही किया है। क्लियरली ब्रायन के मुताबिक सारे प्रॉब्लम्स की जड़ कैली का बिजनेस था, बट इन रियलिटी असली प्रॉब्लम तो खुद उसी में थी, उसकी जेलसी और एंगर इश्यूज। उसने कभी अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश ही नहीं किया, हमेशा कैली को ब्लेम करता रहा, जिससे उसके दिल में कैली के लिए एक कोल्डनेस, एक डिटैचमेंट क्रिएट हुआ। ऊपर से शहर में उसका वर्क स्पेस भी घर से काफी दूर था, तो प्रोजेक्ट्स में काम करते वक्त उसे ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहना पड़ता था, जिससे उनकी बॉन्डिंग भी कमजोर पड़ने लगी थी। पर यहाँ सब कुछ घर के अंदर ही है, ब्रायन का वर्कशॉप और कैली का सारा सेटअप भी। इससे दोनों करीब रह पाते हैं और ब्रायन कैली पर नजर भी रख पाता है। लेकिन क्या सिर्फ फिजिकली एक दूसरे के करीब रहने से उनके बीच की दूरी कम हो जाती? शायद नहीं, उल्टा इस घर में आने के बाद से तो उनके लाइफ में कुछ ऐसे आफत की शुरुआत होती है जिसका उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था। पहला हादसा होता है सैरा के साथ। एक दिन जब वो अकेले बैठ के किताब पढ़ रही थी, तो अचानक ही उसके सामने बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही खुलने लगता है। फिर कोई अंदर से उसे आवाज लगाता है, किसी छोटे बच्चे की आवाज थी। वो सैरा को बेसमेंट के अंदर बुला रहे थे। वो आवाज सुनते ही सैरा जैसे एक ट्रांस में चली जाती है, उसे अपनी माँ की पुकार सुनाई नहीं देती। उधर कैली जो किचन में थी, उसे सैरा अचानक एक बेहद अजीब कॉस्ट्यूम में नजर आती है, काइंड ऑफ उन्हीं बच्चों की तरह जिन्हें हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन वो तो ऑलमोस्ट 60 साल पहले की बात है। इतने दिनों बाद ये कपड़े सैरा को कहाँ से मिला? इधर इस सबसे अनजान केली को ये कपड़े अजीब तो लगते हैं, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देती। बस उस दिन के बाद से उसे सैरा का बर्ताव थोड़ा अजीब लगने लगता है। एक रात जब वो उसे गुड नाइट कहने जाती है, तो सैरा बताती है कि उसके बर्ड्स रात भर चिल्लाते रहते हैं, उसे बिल्कुल भी सोने नहीं देती। जवाब में कैली एक बेडशीट से उनके केज को कवर कर देती है और कहती है कि इससे वो लोग सो जाएंगे। सैरा भी मान जाती है और कैली लाइट्स ऑफ कर देती है।
मगर जैसे ही वो कमरे से जाने लगती है, उसे सुनाई देती है सैरा कह रही है कि वो उन बर्ड्स का सर काट देगी। अब एक छोटी सी बच्ची के मुंह से ऐसी भयानक बातें सुनकर तो केली काफी घबरा जाती है। उसे यकीन तक नहीं होता, लेकिन कमरे में सैरा के अलावा और कोई था भी नहीं। अगली रात ब्रायन के साथ भी ऑलमोस्ट एक सेम हादसा होता है। वो भी सैरा को टक इन करने ही गया था। ऐसे में लाइट्स ऑफ करते ही अचानक कमरे के कोने में एक क्रीपी फिगर नजर आता है उसे, जो रोशनी में गायब हो जाता है। ना ब्रायन इस बारे में केली से कुछ कहता है, न केली अपने एक्सपीरियंस के बारे में ब्रायन से शेयर करती है। दोनों को ही लग रहा था कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मगर फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जिससे सैरा समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। सब कुछ उसकी गलतफहमी नहीं हो सकती। उस रात जब वो अपने कमरे में अकेले बैठी थी तो हमें उसके पीछे एक काला साया नजर आता है, वो भी किसी आदमी का। लेकिन दूसरे ही पल केली को वहां से छोटे बच्चों की किलकारी सुनाई देती है। उसे लगता है वहां सैरा होगी, लेकिन चेक करने पर उसे वहां कोई नहीं मिलता, तो केली भी जाकर सो जाती है। उधर कुछ देर बाद ब्रायन, जो बाहर अपने वर्कशॉप में काम कर रहा था, उसे अचानक ही एक चीख सुनाई देती है। तो वो भागकर घर के अंदर जाता है, लेकिन हर तरफ अंधेरे के सिवा उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। घर में बिजली नहीं थी। ऐसे में अंधेरे में चलते चलते अचानक ही ब्रायन को दिखाई देती है केली की लाश। किसी ने उसके पेट में चाकू घुसा दिया था। ब्रायन तो उसे देखकर पैनिक करने लगता है, लेकिन तभी केली अपनी आंखें खोलती है और कहती है, ये तुमने किया है ब्रायन। डर से तो लिटरली चौंक उठता है ब्रायन, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है ये तो बस उसका एक सपना है, रियलिटी नहीं। स्टिल वो इतना डर चुका था कि उससे और काम नहीं होता। वो घर चला जाता है और सबसे पहले सैरा को देखने जाता है, लेकिन उसे सैरा अपने कमरे में मिलती ही नहीं। वहां बस उसके बर्ड्स थे जो बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे थे, ऐसे बहुत डरे हुए हैं वो। ब्रायन को हालत ठीक नहीं लगता। ये बर्ड्स यूजुअली रात के समय आवाज नहीं करते, स्पेशली कवर करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, तो अभी ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। ब्रायन उसी वक्त केली को नींद से जगाता है और दोनों मिलकर सैरा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो घर में कहीं नहीं मिलती। तो केली भी उसे ढूंढते हुए बाहर निकल जाती है और तभी उसे एक पेड़ के पास कोई दिखता है उस दिन वाले कॉस्ट्यूम में। केली को लगता है ये जरूर सैरा होगी, लेकिन और कुछ आगे जाने पर उसे सैरा अपने बिल्कुल सामने दिखती है, अपने नाइट ड्रेस में। तो वो कौन था? केली को डर तो लगता है, लेकिन सैरा को संभालते हुए वो उस वक्त और किसी चीज पर गौर नहीं करती। उधर सैरा, वो जैसे अब भी एक ट्रांस में ही थी। जब उससे पूछा जाता है कि वो वहां क्या कर रही थी, वो अजीब सा जवाब देती है। कहती है कि वो डार्कनेस से छुप रही थी, उसके बर्ड्स ने उससे कहा था छुपने के लिए। अब भले ब्रायन और केली कोई भी इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन सैरा की हालत देखकर उससे कुछ पूछते भी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग केली उससे जानने की कोशिश करती है कि कल रात उसके साथ वो बच्चा कौन था, लेकिन सैरा बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर जाती है, जैसे उसे सुनाई ही नहीं दी। उधर ठीक इसके बाद ही जब केली बर्ड्स को खाना देने जाती है तो उसे एक जोर का झटका लगता है। उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। वो देखती है किसी ने उनके दोनों बर्ड्स का सर काट दिया है। बहुत ही भयानक दिख रहे हैं उनकी लाशें, एग्जैक्टली जैसे उसने सैरा को उस रात बोलते हुए सुना था। तो क्या उसी ने ऐसा किया है? पर क्यों? और क्या एक 10 साल के बच्चे के लिए ऐसा करना पॉसिबल भी है? भली केली इस पर यकीन करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने जहन से इस पॉसिबिलिटी को निकाल भी नहीं पाती वो। उधर ब्रायन ये नोटिस करता है कि वो लोग केज को जिस कर्टन से कवर करते हैं उसके ऊपर खून के छींटे लगे हैं, मगर अंदर की तरफ। मतलब जब उन बर्ड्स को मारा गया था तो केज कवर्ड था, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था केली को। लेकिन उसे सैरा को लेकर काफी टेंशन जरूर होने लगा था। फील होने लगा था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन ब्रायन, वो बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं लग रहा था। समहाउ अपने बेटी से ज्यादा ध्यान अपनी खूबसूरत नेबर की तरफ था उसका। फिर उसी रात जब केली उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद उनका यहाँ आने का डिसीजन सही नहीं है, यहाँ सैरा का कोई दोस्त नहीं है, उसका बिजनेस भी कम्प्लीटली बंद पड़ा है, इतना चेंज शायद उनके लिए सुइटेबल नहीं होगा। ये बस केली का एक ऑब्जर्वेशन था। लेकिन ब्रायन अचानक ही बहुत नाराज हो जाता है और अपने वर्कशॉप में जाकर खुद को बंद कर लेता है। असल में वो इस शिफ्ट से बहुत खुश था, क्योंकि वो चाहता ही था केली का बिजनेस बंद पड़ जाए
और सैरा का प्रॉब्लम उसे कोई प्रॉब्लम लग ही नहीं रहा था। बच्ची है, वियर्ड हरकतें तो करेंगे ही। लेकिन यहाँ आने में उसे जो मेन फायदा हुआ था वो था एलन। उसका अटेंशन बहुत एंजॉय कर रहा था ब्रायन। तो यहाँ से जाने की बात सुनकर तो गुस्सा आएगा ही ना उसे। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी उसके हर रात अपने वर्कशॉप में बिताने की, जानबूझकर केली से दूर रहने की, या फिर कुछ और चल रहा था उसके दिमाग में? केली को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो बस कोशिश करती जा रही थी किसी तरह इस रिश्ते को कायम रखने की। थैंकफुली अगले दिन उसकी बहन जेमी और उसके बच्चे के आने से घर का माहौल थोड़ा सा चेंज होता है। केली को भी एक कंपनी मिलती है। लेकिन जब सैरा और जेमी का बेटा मेसन खेल रहे थे तो वो नोटिस करते हैं कि सारे टॉयज अपने आप ही बेसमेंट की तरफ भाग रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक कोई उन्हें खींच रहा है उस तरफ। मेसन को ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगती है, तो वो खुद भी बेसमेंट के अंदर चला जाता है चेक करने, और जाते ही उसके पीछे बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ देर बाद जब जेमी और केली वहां जा पहुंचते हैं, मेसन उन्हें उसी हालत में मिलता है जैसे कुछ रात पहले सैरा मिली थी, एक ट्रांस में। डर से पसीना छूटने लगा था उसका, लेकिन पूछने पर कुछ भी पता नहीं पाता मेसन। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो वहां क्या कर रहा था। फिर रात को एक और हादसा होता है। सबके सो जाने के बाद जब केली अकेले अपने कमरे में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, उसे हॉलवे में फिर से बच्चों की आवाज सुनाई देने लगती है, और जब वो चेक करती है उसे वहां तो बच्चे नजर आते हैं, अजीब से मास्क पहने। केली को पहले लगता है ये सैरा और मैसन होगा, तो वो उन्हें सो जाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही वो उनके रूम का दरवाजा खोलती है, उसे वो दोनों अंदर सोए हुए नजर आते हैं, वो भी बिल्कुल गहरी नींद में। उधर तब तक वो दो मास्क्ड बच्चे भी गायब हो चुके थे। तो क्या केली हेलुसिनेट कर रही थी? नहीं, केली 100% श्योर थी कि जो उसने देखा था वो सच था। वो बस ब्रायन का इंतजार करने लगती है उससे सारी बातें शेयर करने के लिए। उधर ब्रायन का काम तब तक खत्म हो चुका था, लेकिन उसे बाहर क्लर्क नजर आता है उन्हीं के घर की तरफ देखते हुए। उसे देखते ही वो अंदर चला जाता है, लेकिन ब्रायन को शक होता है कहीं उस क्लर्क की आंखें सैरा को तो ढूंढ नहीं रही, कहीं उनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा। गुस्से और शक के आग में जलने लगता है ब्रायन। फिर कुछ देर बाद जब वो घर के अंदर जाता है तब एक और चीज नजर आती है उसे जेमी के कमरे में क्लर्क नजर आता है। मतलब उसका चक्कर जेमी से चल रहा है, केली से नहीं। ब्रायन उसी वक्त जाकर केली को बुला लाता है और उसे मजबूर करता है अपने बहन को कन्फ्रंट करने के लिए। लेकिन चेक करने पर कमरा बिल्कुल खाली मिलता है उन्हें, जिससे केली तो शर्म से लाल हो जाती है। लेकिन ब्रायन वो चुप नहीं रहता, वो डायरेक्टली जेमी पर एलिगेशन लगाता है, उसे चीटर बुलाता है, जिससे जेमी भी कह देती है कि ब्रायन पागल है और उसके साथ रह के केली भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। गुस्से में उसी वक्त अपने बेटे को लेकर घर से निकल जाती है जेमी, मगर इससे ब्रायन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से अपने वर्कशॉप में जाकर खुद को लॉक कर लेता है। इवन केली जब उसे हॉलवे में मिले उन दो बच्चों के बारे में बताती है, उस पर भी कोई गौर नहीं करता। वो कह देता है कि केली जरूर नशे में थी। मतलब ब्रायन को सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा था। उसने जो देखा, उसने जो सुना, सिर्फ वही इम्पोर्टेंट था उसके लिए। भले वो कितना ही ड्रंक क्यों ना हो, लेकिन वही सच था उसके लिए। आखिर एक ऐसे इंसान के साथ केली और कब तक रह पाती? उधर उसी रात फिर से एक और हादसा होता है। मेसन के चले जाने के बाद जब सैरा अपने कमरे में अकेली थी तो अचानक ही उसके कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। उसे लगता है जरूर डैड आए होंगे, मगर ब्रायन तो नीचे था केली के साथ। सैरा को जैसे इस बात का एहसास होता है वो डर जाती है, और जैसे वो पीछे मुड़ती है अंधेरे से एक क्रीपी फिगर झपट पड़ता है उस पर। इसके बाद क्या होता है वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि सैरा को कुछ याद नहीं रहता। सुबह जाकर उसे सब कुछ बुरे सपने की तरह लगता है, जिसके चलते वो पूरी रात सो नहीं पाती। उसकी तबीयत भी दिन ब दिन खराब होने लगी थी। तो नेक्स्ट डे केली उसे लेकर घूमने जाती है ताकि उसका मूड थोड़ा बेहतर हो सके। ब्रायन उनके साथ नहीं जाता, काम के बहाने पूरा दिन वर्कशॉप में ही पड़ा रहता है वो, लेकिन काम कुछ खास नहीं कर पाता। एक्चुअली समय का उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, न जाने कैसे, पर बार बार जोन आउट हो रहा था वो। उसे खुद भी समझ आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ आने के बाद से उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगा था। वो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, हमेशा इरिटेटेड रहने लगा था वो, और केली को तो जैसे सहन ही नहीं कर पा रहा था वो। गॉड नोज व्हाई बार बार उसे हर्ट करने का दिल करता था उसका, उसे मारने का, तड़पाने का दिल करता था, पता नहीं क्यों। इसीलिए ही तो उसे दूर रहने लगा था वो।
लेकिन इतना सब करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अंदर के इस ईविल अर्ज को वो काबू में नहीं कर पा रहा था। काम करते वक्त हाथ में कोई टूल उठाते ही उसके मन में एक अजीब सा टेंशन स्टार्ट हो जाता था, जैसे जैसे वो किसी को मार देगा। तो मजबूरन एक दिन अपने सारे टूल्स को एक बॉक्स में लॉक करके उसकी चाबी बाहर फेंक देता है ब्रायन। कुछ दिनों के लिए एक ब्रेक लेने का डिसाइड करता है वो, लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं। उधर अगले ही दिन केली को अचानक अपने घर के डाइनिंग से कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, और जब वो झांक कर देखती है तो उसे वहां एक फैमिली दिखता है, धुंधला सा, आराम से बैठकर खाना खाते हुए, जैसे ये उन्हीं का घर हो। फिर पलक झपकते ही वो कहीं गायब हो जाते हैं। इस हादसे से केली इतना डर जाती है कि उसे और इस घर में रहने की हिम्मत नहीं होती। वो उसी रात ब्रायन से बात करती है कि ये घर हॉन्टेड है, उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन ब्रायन मानता ही नहीं। न जाने क्या लगाव था उसे इस घर से। वो तो इनफैक्ट ये तक कह देता है कि अगर केली ने सैरा को लेकर यहाँ से कहीं जाने की कोशिश करी तो वो उसे डिवोर्स दे देगा, जिससे कस्टडी तो श्योरली उसे ही मिलेगी। केली लिटरली चौंक उठती है डिवोर्स के बाद से। वो तो आई ही थी अपने रिश्ते को सुधारने, तो ब्रायन अचानक इसे तोड़ने की बात क्यों कर रहा है? अब इसका जवाब तो खुद ब्रायन के पास भी नहीं था। उसे खुद पता नहीं था उसने ऐसा क्यों बोला। इस घर में कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर है, वो तो उसे खुद भी महसूस होने लगा था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इसे छोड़कर जाने के बाद से ही उसके मुंह से ये बातें अपने आप ही निकल गई। इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो किसी और के कंट्रोल में है। इसी बीच एक रात एक और कांड होता है। ब्रायन जब अपने वर्कशॉप में काम कर रहा था तो एलेन आती है उससे मिलने, खुद से उसे सिड्यूस करती है और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। तो ये भी एक वजह थी ब्रायन के यहाँ रुकने की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगता है ब्रायन और ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगता है। अपने परिवार के साथ वक्त बिताना और पसंद नहीं आ रहा था उसे। ना वो पहले की तरह अपने बेटी के साथ बात करता था, ना उसे कहीं घुमाने ले जाता था। केली तो अपने पति को और पहचान ही नहीं पा रही थी। हर रात झगड़ा होने लगा था उनके बीच। पागलों की तरह चिल्लाने लगा था ब्रायन केली पर, जिससे केली भी उससे डरने लगी थी, जितना हो सके अवॉइड करने लगी थी उसे। लेकिन ऐसा नहीं था कि ब्रायन ये सब जानबूझकर कर रहा था, कोई करवा रहा था उससे। हर रात सपने में उसका सबकॉन्शियस माइंड केली से सुलह करने की कोशिश करता तो था, क्योंकि वहां किसी का कब्जा जो नहीं होता था। मगर हर बार ही उसे केली मरी हुई मिलती थी। उसी ने मारा होता है केली को। उसके हाथ केली के खून से रंगे हुए होते हैं। बार बार यही सपना देखते देखते अंदर ही अंदर जैसे खोखला हो चुका था ब्रायन। मगर फिर भी अपनी हालत केली से शेयर नहीं कर पा रहा था। उसके सामने जाते ही अपने अनजाने में उससे झगड़ने लगता था वो। ऊपर से बीच बीच में सैरा भी अजीब बर्ताव करने लगी थी, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन खुद उसके पास नहीं होता था। बस बार बार वो डार्कनेस की बात करती रहती थी, वो भी पहेलियों में। ऐसे में एक दिन केली से और सहन नहीं होता। वो एक साइकिक को घर बुलाती है, जो बताती है कि इस घर में छोटे बच्चों की स्पिरिट्स है जो सैरा से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन बुरा नहीं है। वो तो बस उसे वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले खतरे के बारे में। असली इविल तो उनके घर के बेसमेंट में छुपा है। एन एंशिएंट मेलेवोलेंट स्पिरिट, अ सोल कलेक्टर, जो अंधेरे से भी ज्यादा डार्क है, बहुत ही ताकतवर है, और इस जमीन पर उसी का राज चलता है। जो भी यहाँ रहता है उनके लाइफ में तबाही मचा देता है ये स्पिरिट। इसका काम ही है लोगों को तड़पाना, उन्हें अपने वश में करके लोगों की जान लेना। वीक एंड वल्नरेबल लोगों को अपना शिकार बनाता है वो। अपने डार्कनेस से उन्हें इन्फेक्ट करता है, बिल्कुल किसी वायरस की तरह। तब तक उन्हें नहीं छोड़ता जब तक उसकी भूख मिट न जाए। उन बच्चों की स्पिरिट्स भी उसी की कैद में है, और अब उसकी काली नजर केली के परिवार पर पड़ चुकी है। वो उन्हें खत्म कर देगा। इतना कहते ही वो साइकिक अचानक ही अपने कानों को कवर कर लेती है। कहती है उसे बहुत जोर जोर से बजिंग की साउंड सुनाई दे रही है। वो और एक मिनट भी यहाँ पर रुक नहीं सकती, लेकिन घर से बाहर जाकर भी बेचारी बच कहाँ पाती है। अपने गाड़ी के अंदर बैठते ही पता नहीं कहाँ से बहुत सारे मधुमक्खियाँ आकर एक साथ हमला कर देती है उस पर, जिससे उस लेडी की तो हालत खराब हो जाती है। दरवाजा लॉक्ड रहने के कारण केली भी कुछ कर नहीं पाती। बट सरप्राइजिंगली कुछ देर बाद जब पैरामेडिक्स आ पहुंचते हैं, उन्हें कहीं एक भी मधुमक्खी नहीं मिलती। बंद गाड़ी में पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे सभी। इधर इस सबसे केली और ब्रायन के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो चुका था। केली के हजार समझाने पर भी ब्रायन उस पर यकीन ही नहीं करता। उसे एक नया ऑर्डर मिला था, वो भी ह्यूज अमाउंट का। तो अब इस घर को छोड़ने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता।
ब्रायन को लग रहा था वो अपने परिवार के लिए ही तो कमा रहा है, तो यहाँ उसकी जिद जस्टिफाइड है। लेकिन उसे अपनी इस जिद की कीमत भी उसी रात चुकानी पड़ती है। देर रात उसे पता चलता है सैरा कहीं गायब हो चुकी है और इस बार घर के अंदर बाहर हर तरफ ढूंढकर भी कहीं नहीं मिलती। वो मजबूरन उन्हें पुलिस को बुलानी पड़ती है और बहुत छानबीन के बाद फाइनली उन्हें सैरा मिलती है घर के बेसमेंट में, दीवार के पीछे छुपे एक सील्ड कमरे में। उसके रोने की आवाज से पुलिस उसे लोकेट कर पाई थी, मगर यहाँ सवाल ये था कि वो वहां पहुंचे कैसे। उस कमरे में ना कोई एंट्रेंस था ना कोई एग्जिट, एक होल तक नहीं था किसी दीवार पे। पुलिस को तो लिटरली दीवार तोड़कर उसे बाहर लाना पड़ा था। तो फिर इस हादसे से सभी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे, सभी को इसका राज जानना था, लेकिन सैरा कुछ बताती ही नहीं। उधर जब चीफ ऑफिसर ब्रायन और केली से पर्सनली बात करते हैं तो उन्हें इस घर के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है इस घर में कई सारे खून हो चुके हैं, वो भी बहुत अजीब तरीके से। इस इलाके में काफी इनफेमस है उनका घर। 1957 में तो बच्चों की लाश मिली थी इस घर से, और उस वक्त इस घर में जो रहते थे उनकी लाश मिली थी बेसमेंट के उस सील्ड सेक्शन में, जहां से उन्होंने अभी अभी सैरा को बाहर निकाला, ठीक वहीं पर। अपेरेंटली उस आदमी ने खुद ही खुद को कैद किया था वहां, ताकि स्टारवेशन में उनकी मौत हो जाए। पर क्यों? आउट ऑफ गिल्ट? लेकिन एक सीधे साधे स्कूल प्रिंसिपल ने आखिर ऐसा किया है क्यों? क्यों मारा उन दो छोटे बच्चों को? इसका जवाब कभी किसी को पता नहीं चला। फिर इसके 20 साल बाद इस घर में रूथ वॉलेस नाम की एक लेडी शिफ्ट करी अपने हस्बैंड और दोनों प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। कुछ दिनों बाद पता चला रूथ ने अपने परिवार का खून कर दिया है, उनके खाने में जहर मिलाकर, जबकि उसका कोई मोटिव ही नहीं था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ नहीं मिला। भले ही उसे जेल हुई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली, लेकिन उसने कभी अपनी जुर्म कबूल नहीं करी। लास्ट तक अपने जिद पर अड़ी रही कि वो गुनहगार नहीं है। तो फिर आखिर माजरा क्या है? भले ही लीगली ये केस सॉल्व हो चुकी है, लेकिन ऑफिसर के मन में अभी भी इस केस को लेकर, इस घर को लेकर एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता था कि इस घर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जाते जाते केली को एक एडवाइस दे जाते हैं कि उसे शायद रूथ से जाकर एक बार मिलना चाहिए, शायद उसे कोई मदद मिल जाए। केली ऐसा ही करती है। अगले ही दिन रूथ से जाकर मिलती है और उसे पता चलता है रूथ ने अपने मर्जी से अपने परिवार को पॉइजन नहीं किया था, बल्कि उस घर में मौजूद इविल प्रेजेंस ने उससे ऐसा करवाया था। वो जब केक में पॉइजन मिला रही थी उसे समझ आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाई। वो जैसे एक ट्रांस में थी। फिर जब कुछ देर बाद फोन की घंटी से वो उस ट्रांस से बाहर आई, उसने देखा कि अनजाने में ही उसने उस केक को बेक करने रख दिया है। कोई उसके माथे के अंदर कंटिन्यूअसली कह रहा था कि ये केक अपने परिवार को सर्व करने के लिए, कोई चाहता था वो अपने ही बच्चों को हानि पहुंचाए। रूथ उस आवाज को रोक नहीं पा रही थी, तो उसने खुद ही उस केक को खा लिया और बेसमेंट के उस पर्टिकुलर कमरे में चली गई मरने के लिए। लेकिन उस इविल स्पिरिट ने उसे मरने नहीं दिया, बस कुछ देर के लिए बेहोश हुई थी वो। फिर कुछ देर बाद जब उसका होश लौटा, उसने बाहर जाकर देखा तो उसका पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पे ही मरे पड़े थे। उनके प्लेट पर उसी केक के पीसेस थे। उसे आज तक समझ नहीं आया ये पॉसिबल कैसे हुआ। ना किसी को अपने बेगुनाही का सबूत दे पाई। वो केली को भी वार्न करती है कि वो स्पिरिट लोगों को बदल देता है, उस घर में कोई भी सेफ नहीं है। उसकी सारी बातें सुनकर केली को समझ आ जाता है कि उसने जिस परिवार को अपने डाइनिंग रूम में देखा था वो रूथ का ही परिवार था, और वो तो बच्चे, वो भी 1957 वाले ही वो बच्चे थे। समहाउ उनके स्पिरिट्स अभी भी उसी घर में कैद है। ये सब कुछ भले आम लोगों के लिए यकीन करना इम्पॉसिबल था, लेकिन केली जानती थी उस घर की यही सच्चाई है। उसे खुद फील हो रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। केली ठान लेती है कि वो और किसी की नहीं सुनेगी, कुछ भी करके अपने परिवार को उस घर से निकालेगी। उसने खुद पिछले कुछ ही दिनों में ब्रायन का बर्ताव चेंज होते हुए देख लिया है, नोटिस किया है। ब्रायन अकेले में बिड़बिड़ाता है, और जब भी उसके हाथों में कोई नुकीले औजार रहते हैं जैसे चाकू या कुल्हाड़ी, उसका बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली बदल जाता है। बहुत ही क्रीपी बिहेव करने लगता है वो। और घर छोड़ने के बाद में तो उसने एक बार केली को कुल्हाड़ी से डराया भी था। क्या ये सब कोई अनहोनी का संकेत है? क्या ब्रायन भी उसी इविल स्पिरिट के काबू में आने लगा है? केली के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे, तो वो उसी वक्त घर भागती है और ब्रायन के फोन पे कॉल करती है ताकि उन्हें वार्न कर सके। लेकिन कॉल रिसीव करती है सैरा, जो बताती है उसके डैड को कुछ हो गया है, पागलपन करने लगे हैं वो।
केली समझ जाती है उसे जिसका डर था वही हुआ है। ब्रायन को उस इविल स्पिरिट ने कम्प्लीटली अपने वश में कर लिया है। अब जो करना है उसे ही करना होगा, बचाना होगा अपने परिवार को। लेकिन घर पहुंचकर उसे समझ आता है कि बात हाथ से निकल चुकी है। ब्रायन उसे ले जाकर अपने वर्कशॉप में बंद कर देता है और कहता है मुझे इसे खत्म करना ही होगा, नहीं तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। अब भला इसका क्या मतलब, क्या करने वाला है वो? केली को कुछ समझ नहीं आता। उसे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन उसे कुछ भी करके अपने बच्ची को बचाना था। तो वो उसी वक्त एक कुल्हाड़ी उठाती है और जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर बाहर भागती है। और निकलते ही उसे जो दिखता है उससे तो उसकी सांसें ही रुक जाती है। वो देखती है उसका पूरा घर जल रहा है। सैरा या ब्रायन कहीं कोई नहीं दिख रहा। तो क्या ब्रायन ने अपनी ही बेटी को मार डाला? डर से केली के हाथ पैर कांपने लगे थे, मगर तभी उसे पीछे से सैरा की आवाज सुनाई देती है जो बताती है उसके डैड ने उसे घर से बाहर भेजकर खुद को घर के अंदर लॉक कर लिया है। मतलब अभी इस घर के साथ वो भी जल रहा है। पर क्यों? ब्रायन ने सुसाइड क्यों किया? केली को शायद पता था इसका जवाब। फाइनली वो समझ चुकी थी ब्रायन तब क्या कहने की कोशिश कर रहा था। जरूर कुछ पल के लिए उस इविल स्पिरिट की कैद से खुद को आजाद कर पाया था। वो कुछ पल के लिए जरूर उसे एहसास हुआ था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है, लेकिन अपने ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, एक्जैक्टली जैसे रूथ का नहीं था। इसीलिए उसने खुद को खत्म कर दिया, साथ में सारे प्रॉब्लम्स की जड़ इस घर को भी। अपने परिवार के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया ब्रायन ने। केली उसी वक्त अपने पड़ोसी क्लार्क और एलन के घर में जाकर 911 पे कॉल करने के लिए कहती है ताकि उसे बचाने की लास्ट कोशिश कर सके। अब वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि उनके आने से पहले पूरा घर जलकर राख हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज जरूर पता चलता है कि क्लार्क और एलन असल में एक ओल्ड कपल है। ब्रायन ने जिन्हें देखा था, जिस एलन के साथ इंटीमेट हुआ था, वो सब उसका इमेजिनेशन था। उस घर में मौजूद उस इविल स्पिरिट का बिछाया हुआ एक जाल। एक्चुअली इस घर में एंटर करते ही उसने ब्रायन के वीकनेसेस, उसके परेशानियों को पहचान लिया था और एग्जैक्टली उन्हीं के जरिए उसने उस पर काबू भी कर लिया था। स्पिरिट ने सैरा को भी वश में करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसकी सोल प्योर थी, इसीलिए वो बच गई। और रही बात केली की, तो उसके दिल में कोई खोट नहीं था, ना ही वो ब्रायन की तरह वल्नरेबल था, इसीलिए वो स्पिरिट उसे काबू नहीं कर पाई। लेकिन क्या ये सच सबके लिए एनफ था, एक्सेप्टेबल था? शायद नहीं। इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस आती है और केली से इंटेरोगेट किया जाता है तो उन्हें लगता है ब्रायन की मौत असल में एक मर्डर है, कोई सुसाइड नहीं। एक्चुअली उन्हें ब्रायन की फ़ोन मिली थी उसके वर्कशॉप में, जिसमें उसके वीडियो जर्नल्स रिकॉर्डेड थे और उसमें ब्रायन ने ये क्लियरली स्टेट किया था कि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके और केली के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। साथ में वहाँ ये भी मेंशन था कि केली उसे कंटिन्यूअसली प्रेशराइज कर रही है इस घर को छोड़कर शहर वापस जाने के लिए, ताकि वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सके, जो ब्रायन के अकॉर्डिंग इम्प्रॉपर है। ऊपर से उनके $3 मिलियन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी पता चलता है पुलिस को, जो कोइंसिडेंटली साइन केली नहीं किया था। अब ये सब कुछ जानकर तो उन्हें केली पर शक होगा ही ना। केली उन्हें सच्चाई समझा नहीं पाती, ना पुलिस उसके किसी भी बातों पर यकीन करती है। एंड एज द रिजल्ट उसकी हालत भी रूथ जैसी होती है, कुछ किए बिना ही फंस जाती है बेचारी। अपने पति को तो वो खो ही चुकी थी, अब उसकी बेटी भी उससे बिछड़ जाती है। लेकिन जिसके लिए इतना कुछ, उस शैतान को रोक नहीं पाते वो। 1 साल के अंदर ही उस जमीन पर फिर से एक नया घर बना दिया जाता है और उसे एक प्यारा सा परिवार खरीद भी लेते हैं। तो क्या अब ये लोग बनने वाले हैं उस शैतान का शिकार? गॉड नोज। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।